सुप्रभात बच्चों। आज पढ़ेंगे हम अध्याय नंबर 6। कहानी है पुस्तकें जो अमर हैं। इसके लेखक हैं मनोज दास। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। कोई 2000 वर्ष हुए शी होंग ती का नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से एक अजीब नाराज़गी थी कि कोई लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते थे वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसे विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हो या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। और कौन जाने ऐसे लेखक भी हों जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। शी हयांग ती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब, उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और कर चुकाती रहे। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। फिर क्या था, उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी जैसी आज होती हैं। तब छापे खाने तो थे नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्सर खुदे रहते थे। यही पुस्तकें होती थीं। उन्हें छिपाकर रखना भी तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। यह बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी, पत्थरों की जगह दीवार में चिन दी गई। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तक देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई हैं, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई। इन पुस्तकों के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थी जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एक चीनी यात्री हेन तनसांग वहाँ अध्ययन करता था। एक रात सपने में उसने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया और वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई हैं। यह सपना लगभग सच ही हो गया जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरियों में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इनमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियाँ थी। पांडुलिपियाँ वो होती है जो किताबें हाथ से लिखी जाती हैं। अनेक देशों के सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहाँ जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी से में जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील यह थी कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा है जो उनके ग्रंथ की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उनके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह रखा है, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई हैं, फिर से अपने पुराने या नए रूपों में प्रकट होती रही। ठीक भी है, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सब से मिलकर बनती है। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। 2वीं शताब्दी में डेनिश पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उनकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य हैं, कागज़ ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं
जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती हैं, अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तकें खो जाने पर परेशान ही नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें जुबानी याद होती हैं। पुराने ज़माने में लिखे हुए तो कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, वे महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी तो कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियाँ हैं। कुछ चारण तो इससे चौगुना याद कर सकते थे। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही है, किंतु पुराने ज़माने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने से कवियों विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा, सरिता सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर के देशों तक पहुंचा। यह भी सब जानते हैं कि बाइबिल के अनेक दृष्टांतों, यूनानवासी ईसप के किस्सों, जर्मनी के ग्रीम बंधुओं और डेनमार्क के हैंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही है। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें शक नहीं है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे बताएंगे। और कल का होमवर्क है बेटा, इस कहानी को आप दोबारा से पढ़ेंगे और इसके जो शब्दार्थ हैं एक बार रीड करें। अजीब, अनोखा, अद्भुत, अजीब, अनोखा या अद्भुत, नाराजगी, गुस्सा, क्रोध। कर का मतलब लगान, पांडुलिपियाँ, पुस्तक की हस्तलिखित प्रति, अनगिनत, जिसकी गिनती न हो सके, दूरदर्शिता, आगे की सोचना, जुबानी, मौखिक, चारण, यशगान करने वाला समुदाय, और अतीत, बीता हुआ समय। तो इस कहानी को आप दोबारा पढ़ेंगे और जो शब्दार्थ हमने रीड किए हैं वो लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।